क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंडियन गवर्नमेंट वो इतनी नाइव है कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ या उसके हमसाये में क्या हो रहा है। अगर उनको स्टार्ट में तो नहीं था पता, लेकिन जुलाई से लेकर अगस्त तक जो एक महीने के अंदर जितनी वहां पे प्रोटेस्ट हुए, उस दौरान भी इंडियन जो गवर्नमेंट थी या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे? इससे पहले कि वो आईएसआई पे या जमात इस्लामी पे बात करते, पाकिस्तान पे बात करते, पहले थोड़ा उनको अपने आप के अपने सिनेरियो को जरा समझ लेना चाहिए था, अपने बारे में सोच लेना चाहिए था कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उन्होंने कहाँ कहाँ लूज किया है। मुझे बताया गया कि जी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये लिखा है कि जी 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीडब्ल्यू बनाया गया। जब हमने उसको रिसर्च किया, चीजों को पढ़ा, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के पहले 2 डिवीजन थे, फिर 1 डिवीजन और वहां पे गया जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 23,000 बनती थी। जी अब वो 23,000 लोग मुख्तलिफ किस्म के बहानियों से भी लड़ रहे थे, वो इंडिया से भी लड़ रहे थे और वो खुदा न खास्ता जुल्म भी कर रहे थे अपने भाइयों पे। इज इट पॉसिबल? जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, सर्टेनली आई कुड नॉट गो टू बांग्लादेश, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा उसमें 2 नारे थे जो कि मुझे बहुत चेंज लगे एंड मुझे बहुत खुशी हुई वो नारे सुन। पहला नारा था कि अमी के तुमी के रजाकार रजाकार। पाकिस्तान की जो सिचुएशन या बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इस वक्त, पाकिस्तान को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनमें से चंद लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर चंद लोगों ने बुरा किया इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी ने बुरा किया था, मेजॉरिटी ने बुरा नहीं किया। हमें अभी इन रिलेशंस को फायदा उठाना चाहिए, इस सिचुएशन को अपने ब्रदरली इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट करना चाहिए, स्पेशली टू काउंटर द इंडियन इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वॉच फेडरल पोस्ट, bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसन यासिर मलिक साहब। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, आज इनसे गुफ्तगू करेंगे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेश में उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत लंबी तमहीद बांधे बगैर जो बांग्लादेश में हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके बाद इंडिया वाज वेरी क्विक टू एक्यूज पाकिस्तान के पाकिस्तान की आईएसआई ने वहां पे ये रिजीम चेंज किया, ये सारी कार्रवाइयां की और जमात इस्लामी बांग्लादेश की इज हैंड्स इन ग्लव विद पाकिस्तान आईएसआई। ये क्या सिचुएशन है? इंडिया ये नैरेटिव क्यों बना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज फार एज इंडिया जो कंसर्न है वो तो हमेशा अपना जो भी उसका फेलियर होगा उसका सबसे पहला तरीकाकार ही होता है कि उसको पाकिस्तान के ऊपर डाला जाए। तो इसमें मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा कि क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंडियन गवर्नमेंट वो इतनी नाइव है कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ या उसके हमसाये में क्या हो रहा है। अगर उनको स्टार्ट में तो नहीं था पता, लेकिन जुलाई से लेकर अगस्त तक जो एक महीने के अंदर जितनी वहां पे प्रोटेस्ट हुए, उस दौरान भी इंडियन जो गवर्नमेंट थी या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे? इससे पहले कि वो आईएसआई पे या जमात इस्लामी पे बात करते, पाकिस्तान पे बात करते, पहले थोड़ा उनको अपने आप के अपने सिनेरियो को जरा समझ लेना चाहिए था, अपने बारे में सोच लेना चाहिए था कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उन्होंने कहाँ कहाँ लूज किया है। सो as far as their allegation that ISI was involved and Jamaat Islami was involved, मैं ये कहूँगा कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी थे तो पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, 2 रीजन से। वन, टू रिड्यूस द इंडियन इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश एंड इन द रीजन, और जो दूसरा था वो ये था कि जो बांग्लादेश में एक ब्रदरली रिलेशन डेवलप हो सकते थे उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी।
जी बिल्कुल। और अभी हमने देखे वहां पे बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है सोशल मीडिया पे, यंग पीपल इन बांग्लादेश। अब वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं जहां पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप का, कंपेयर किया जा रहा है ओपनली इंडिया और पाकिस्तान, चूज। और ओवरवेलमिंगली वहां पे यंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान को चूज कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि जो वट एवर हैपेंड इन 1971 वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी जनरेशन का आपस में कोई मामला था। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। नाउ वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान, वी वांट हैप्पी गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। ये डेवलपमेंट कैसे हुई है बांग्लादेश में? सर अभी जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, सर्टेनली आई कुड नॉट गो टू बांग्लादेश, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा उसमें दो नारे थे जो कि मुझे बहुत चेंज्ड लगे एंड मुझे बहुत खुशी हुई वो नारे सुन के। पहला नारा था कि अमी के तुमी के रजाकार रजाकार। रजाकार वो लोग थे कि जब 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान आर्मी का, यहाँ के जहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो वहां पे बांग्लादेशी लोग थे, यहाँ पे किसी भी बिहारी थे या पाकिस्तानी थे, उनका साथ देने की कोशिश की। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द गुरिल्ला मिलिशिया क्रिएटेड इन द नेम ऑफ बहानीज। उसमें हम सिर्फ मुक्ति भानी जानते हैं। मुक्ति भानी के अलावा वहाँ मुजीब भानी थे, जैतियो भानी थे, नमीतो भानी थे, गोनो भानी थे। बहुत सारी ये किस्म की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी और उनके मुख्तलिफ नाम थे। मुक्ति भानी और मुजीब भानी जो थे ये मुजीबुर रहमान साहब के बनाए हुए थे। उसके बाद जो थे इंडियन सपोर्टेड, वो थे जी जैतियो भानी। उसके बाद जो दो थे निमातियो भानी और गोनो भानी, ये वो लोग थे कि जो कि जनरल उस्मानी, जिसको पापा टाइगर कहा जाता था बांग्लादेश आर्मी में, ये उन्होंने बनाए। और उन्होंने किस लिए बनाए? जब उनको पता चला कि मुक्ति बानी इसके अलावा मुजीब बानी और इस किस्म की और जो मैंने पहले नाम लिए हैं जतियो बानी वगैरह, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पोर्ट से बन रही हैं जो कि इंडिया के जो उसको सपोर्ट करना चाहती हैं। तो उस वक्त जो जनरल उस्मानी, देन known as the Papa Tiger in the बांग्लादेश आर्मी, उन्होंने ये जो थी दो ऑर्गेनाइजेशन भानीस की दो बनाई। उस वक्त एज आर्मी चीफ ही डिड नॉट न्यू कि मुजीबुर रहमान, मिस्टर मुजीबुर रहमान जो हैं वो ये साथ भी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन सपोर्ट से बना रहे हैं। उस वक्त फिर उन्होंने ताजदीन साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पूछा गया कि जी ये क्या चीज है, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, काइंडली मुझे आप बताएं, मुझे बताया क्यों नहीं गया। तो उस वक्त ताजदीन साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको जनरल उस्मानी को, नोन एज पापा टाइगर, उनको रिमूव कर दिया उनकी अपॉइंटमेंट से। उसके बाद फिर जो बांग्लादेश आर्मी थी उसने, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मिस्टर ताजदीन देन द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उस वक्त उनको दोबारा रीइंस्टेट किया गया। और ये जो कहने का मकसद ये था कि ये जो एक दरार थी बिटवीन टू हायर अप्स इन दी बांग्लादेश, उसको मैंने इससे आपको हाईलाइट किया है जी। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन या बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इस वक्त, पाकिस्तान को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। उनमें से चंद लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर चंद लोगों ने बुरा किया इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी ने बुरा किया था। मेजॉरिटी ने बुरा नहीं किया और हमें अभी इन रिलेशंस को फायदा उठाना चाहिए। इस सिचुएशन को अपने ब्रदरली इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट करना चाहिए, स्पेशली टू काउंटर द इंडियन इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। यस। तो अभी जो वहां पे बॉर्डर पे सिचुएशन है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, पाकिस्तान ने, ये इंडियन मीडिया बता रहा है कि आर्टिलरी राउंड्स खरीदे हैं
बांग्लादेश की आर्मी ने पाकिस्तान से मे बी 40,000, जो कि बहुत कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है वेपनरी की, लेकिन यस उसको हाईलाइट किया गया है। एक तो ये चीज सामने आई, फिर ये फ्लड वाटर जो छोड़ा गया इंडिया से बांग्लादेश में, वहां पे उससे काफी नुकसान हुआ, उसकी उसके खिलाफ भी एक बड़ी रिजेंटमेंट है। तो ये मोदी हुकूमत की जो पिछली 10-12 साल में पॉलिसीज रही हैं, आपको लगता है कि, एंड ऑफ कोर्स देयर सपोर्ट फॉर हसीना वाजेद हु वाज रनिंग दैट गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, फैशिस्ट गवर्नमेंट जिसको कहा जा रहा है, तो ये सारी पॉलिसीज जो इंडिया की रही हैं वो बैकफायर कर गई। देखिए, इमीडिएटली ये कहना कि चीज बैकफायर कर गई या जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में वो खत्म हो गया, इसको इमीडिएटली हम ये नहीं कह सकते। आई थिंक दिस इज अ प्रैग्मेटिक, ये एक बेहतर कॉन्टिन्यूएशन है पाकिस्तान की एफर्ट्स की। और जो बांग्लादेश में इस वक्त एक सिचुएशन राइज हुई है, उसकी वजह से इस इंडियन इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनकी कंटिन्यूएशन हम इसको कह सकते हैं, एक बेहतर कंटिन्यूएशन हम कह सकते हैं। अभी उसका इख्तिताम कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। अच्छा। जहां तक आपने आर्टिलरी एमुनिशन का जिक्र किया, आर्टिलरी एमुनिशन का मैं ये समझता हूं कि वो 40,000 हो या 4 लाख हो, दिस डज नॉट मैटर मच। इस सिचुएशन में बांग्लादेश गवर्नमेंट का पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना, एग्जैक्टली, स्पेशली अगेंस्ट द इंडियन फोर्सेस, वो एक सबसे अहम या वो एक बहुत अच्छी बात है। जी जी, क्योंकि ये वहां पे कहा गया कि ये बांग्लादेश आर्मी पहले ये इंडिया से लेती थी इस किस्म का एम्यूनिशन, अब उन्होंने पाकिस्तान से लिया, तो दिस इज अ मेजर शिफ्ट इन बांग्लादेश। दे हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो जरा मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा इस मामले को कि क्यों फेल हुई है इंडियन पॉलिसी बांग्लादेश में, व्हाट वेंट रॉन्ग। हालांकि हम सुनते ही आए थे कि वहाँ जितनी इस्टेब्लिशमेंट है बांग्लादेश की उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस है, वहाँ की सिविल सर्विस में, दूसरे इदारों में, जो वहाँ पे 8% हिंदूज हैं, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड पीपल, तो वो सब कुछ था। बट ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट थिंग्स चेंज। हम इसको ओवरनाइट नहीं कह सकते, इसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं, एक जो इंटरनल फैक्टर है और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो एज फार एज जो इंटरनल फैक्टर है उसमें जो गवर्नेंस है, जो भी गवर्नेंस थी पिछली गवर्नमेंट की, उसमें एक एलिमेंट ऑफ फियर बहुत ज्यादा था। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो यकीनन इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन लोगों के अंदर, मासेस के अंदर एक एलिमेंट ऑफ फियर था फ्रॉम दैट गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट भी एक कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट थी फॉर अबाउट मोर देन 2 डेकेड्स। उस गवर्नमेंट ने उसके होते हुए किसी और गवर्नमेंट को अपने किसी और पार्टी को गवर्नमेंट में आने का मौका नहीं मिलता। तो उससे भी इस गवर्नमेंट की एक थोड़ा सा जो फैसिस्ट अप्रोच थी वो सिग्निफाई होती है। फिर ये है कि जो अनजस्ट हो रहा था यूथ के साथ, स्पेशली जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, और वो एक कोटा सिस्टम था कि जी जो मुजीबुर रहमान और उसके लोगों के साथ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वही भानी जो थे, मुफ्ती भानी, मुजीब भानी वगैरह जो थे, जैतियो भानी वगैरह, उन लोगों को ही नवाजा जा रहा था बार बार। जो बाकी लोग थे उन लोगों को उनका हिस्सा भी बार बार उन्हीं को दिया जा रहा। तो आई थिंक ये जो अनजस्ट था लोगों के साथ, वो इसकी बिगेस्ट काज था कि जो इंटरनल फैक्टर था। एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हम देखें तो बांग्लादेश के जो रिलेशन चाइना के साथ डेवलप हो रहे हैं, वो भी दैट वाज एन आईसोर फॉर द वेस्ट। तो वेस्ट ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना की डोमिनेशन हो उस एरिया में जहां पहले उनकी डोमिनेशन थी, यहाँ जहां वो अब डोमिनेट करना चाहते हैं उस एरिया को वंस अगेन। स्पेशली इफ आई टॉक ऑफ दी, मैं बात करूं इसकी
मैरीटाइम अफेयर्स की, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में जो ट्रेड है 95% ट्रेड जो हो रही है वो थ्रू सी हो रही है, और उन्हीं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डोमिनेट करना, और उन्हीं सी को डोमिनेट करने से हम दूसरे मुल्कों की ट्रेड और डिप्लोमेसी को अफेक्ट करते हैं। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास एक बांग्लादेश से अबाउट 9-10 किलोमीटर साउथ में एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। यस। तो वेस्ट की ख्वाहिश ये थी कि वो इस सेंट मार्टिन आइलैंड पे आके अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करें। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच प्लेड। ये जरा कंफ्यूजन आता है यहाँ पे, वो इसलिए कि ये बयान तो हसीना वाजिद साहिबा ने दिया ये इंडिया में बैठ के जी बिल्कुल दिया। यूएस ये सेंट मार्टिन आइलैंड पे अपना फौजी अड्डा बनाना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया और यूएस ने मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया। दूसरा बयानिया ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने और चाइना ने मिलकर ये गिराया। अब चाइना और यूएस की तो राइवलरी है, तो ये यूएस चाइना पाकिस्तान ने कोई जॉइंट ऑपरेशन किया है या ये व्हाट इज ऑल दिस? ये दो बातें कर रहे हैं इंडिया में लोग, ये डिफरेंट बातें जो जुड़ती नहीं है आपस में, समझ नहीं आती। सर जो पहली वाली बात है ना जो मैंने आपको कही, उसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम फ्रेम, कि वो बात कब कही गई। वो ये बात तो नहीं कि वो कोई आज से 2 महीने या 3 महीने पहले की गई, हो सकता है वो आज से 2 साल पहले की गई हो। तो अब उस बात को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती हो, बट आई थिंक द फैक्ट वुड रिमेन अ फैक्ट। राइट। तो as far as China and ISI are concerned कि वो इस गवर्नमेंट को गिराएं, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा चाइना और ISI स्पेशली दो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कोलैबोरेट करें, वो it looks little difficult but not entirely impossible, we can put it that way too. एक चीज और, अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वहां पे, चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर रोल जो भी कर रहे हैं, जी जी, तो कहा जा रहा है कि ये हिलरी क्लिंटन के बहुत करीब रहे हैं और ये यूएस एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और उन्होंने रिजीम चेंज करा के इन्हें वहां प्लेस किया है। उनकी बहुत हिस्ट्री खंगाल के उन्होंने सामने रखी कि उनको कैसे कैसे प्रमोट किया गया, ग्रामीण बैंक में कितना हिस्सा डाला यूनाइटेड स्टेट्स ने और उनको कैसे यहाँ तक पहुंचाया। कनेक्शंस तो फिर बात ये है कि कुछ फैक्ट्स हैं। वी नो दैट कि वो जो थे वाइट स्टूडेंट भी थे अमेरिका में, फिर वहां पे वो जो है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, वहां पे उन्होंने 7 इयर्स टीचिंग भी की वहां पे, और सिर्फ वहां पर होना मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बात है कि वो शायद या उनके क्या वो इससे क्या वो यूएस के एजेंट बन जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। जो उन्होंने एफर्ट की, ग्रामीण बैंक जिस तरह आपने जिक्र किया, इस बैंक को बनाने से पहले भी उन्होंने वहां पे जो लोकल डेस्टिट्यूट पीपल थे, जो कि जिनके जो गरीब लोग थे, उनको मदद करने के लिए उन्होंने पहले अपने आप से भी बहुत सारी कोशिशें की थी। ये जब वो अमेरिका से पढ़ा के वापस आए तो उसके बाद उन्होंने आके ये एफर्ट पर्सनली भी करना शुरू कर दी थी। बैंक जो था वो बाद में बना था, और बैंक जो था वो फिर एक स्टेज तक चला। वो बैंक 2 शहरों तक डेवलप हुआ, 2 बड़े शहरों तक डेवलप हुआ। अब ये है कि जी अमेरिकन ने उनको उस बैंक को सपोर्ट किया, उन्होंने उस बैंक को सपोर्ट किया, वो जरूरी नहीं है कि वो एक इंडिविजुअली को सपोर्ट किया हो। फिर हमें ये समझना चाहिए कि जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी उनके साथ एक एफिलिएशन है, और उनकी भी डिमांड थी, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी राय थी कि उनको वहां पे आना चाहिए। Yes. तो स्ट्रेट वे ये कह देना कि वो एक यूएस एजेंट थे और वो उनको वहां पे भेज दिया गया है, आई थिंक थोड़ा टाइम
थोड़ा सा टाइम से भी हमें सबक सीखना चाहिए। लेट अस गिव हिम सम टाइम, और उसके बाद हम इस राय को अपने मजीद इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं या अपनी राय को बना सकते हैं। दैट्स राइट। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जरा पाकिस्तान के हवाले से। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट इंडिया से शाया हुई थी, जो कि बांग्लादेश के 1971 ईस्ट पाकिस्तान के वाकयात के बारे में थी, और उसको सामने रख के पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया विच वाज फ्रैंकली स्पीकिंग एंटी मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री को मलाइन किया गया, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसकी सो कॉल्ड, अलाउ मी टू से, सो कॉल्ड फाइंडिंग्स उसके सामने रख के आज जो सूरत हाल है बांग्लादेश में, जो वहां पे प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है वहां के अवाम में, उसके बाद इस रिपोर्ट की क्या हैसियत रह जाती है? डज इट लुक कॉन्कॉक्टेड? डज इट लुक एग्जैजरेटेड? क्योंकि अगर वाकई उसकी फाइंडिंग्स और वो नंबर्स जो हैं, जो उसमें बताए गए हैं और जो सारे मामलात बयान किए गए हैं वो सही होते, तो आज उनकी मेमोरीज में भी होते, उनके माँ बाप ने उन्हें वो बातें बता रखी होती। आई एग्री विद यू। मोर ओवर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की, रिसर्च नंबर्स की बात की, तो एज अ रिसर्चर मुझे बताया गया कि जी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये लिखा है कि जी 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीडब्ल्यू बनाया गया जी। जब हमने उसको रिसर्च किया, चीजों को पढ़ा, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के पहले 2 डिवीजन थे, फिर 1 डिवीजन और वहां पे गया जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 23,000 बनती थी। एग्जैक्टली। अब वो 23,000 लोग थे जी जी जी। अब वो 23,000 लोग मुख्तलिफ किस्म के बहानियों से भी लड़ रहे थे, वो इंडिया से भी लड़ रहे थे, और वो खुदा न खास्ता जुल्म भी कर रहे थे अपने भाइयों पे। इज इट पॉसिबल कि इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट और आपकी इतनी स्ट्रेंथ हो और आप लड़ भी रहे हैं और आप जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं? यस। मोर ओवर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना सर के जी, जो इसके रीजंस थे उसमें जो मैं समझता हूं कि एक किरदार थे धीरेन्द्र नाथ साहब। ये एक हिंदू थे, हिंदू मिनिस्टर थे बांग्लादेश, यानी बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने एट दैट टाइम। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये किया कि सबसे पहले ये जो बंगला लैंग्वेज का जो बीज बोया कि जी बंगला लैंग्वेज अलहदा, या बंगला लैंग्वेज की होनी चाहिए, उर्दू लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुई, ये बीज जो था नफरत का, ये धीरेन्द्र नाथ साहब ने बोया। उसके बाद जो बातें आपने प्रोपेगेंडा की वो एक साहब थे, एंथनी साहब, जो ईस्ट पाकिस्तान से आए कि वो वेस्ट पाकिस्तान पे जाके वो चीजों को ऑब्जर्व करें और वो दुनिया के सामने सारी हकीकतें लेके आए कि वहां पे क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मिस्टर एंथनी जो थे, ही डिड नॉट मूव आउट ऑफ द प्रेमिसेस। उन्होंने वहीं बैठे अपनी कुछ चीजें सोची, और जब वो वापस वेस्ट पाकिस्तान आए तो वहां से इंग्लैंड चले गए, और वहां पर जाके उन्होंने, आई एम मिसिंग द नेम, इट इज स्ट्रीट, एक बहुत बड़ा अखबार था, उसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने वहां पे जाके फिर बहुत सारी कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बनाई, जो कि फिर वेस्टर्न मीडिया के तहत या वेस्टर्न मीडिया की मदद से फिर वो बहुत सारी स्टोरीज जो थी वो फैल गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पे चिटागोंग में, जहाँ पे फैक्ट्री एरिया में, देयर वर मेनी ऑफ द मुस्लिम्स जो कि बिहारी भी थे, जो कि पाकिस्तानी भी थे, जिनको स्लेन किया गया। बहुत सारी गर्ल्स थी जिनके साथ बुरा सलूक किया गया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी थी, लेकिन वो सारी स्टोरीज जो थी वो छुपा दी गई। यस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बातें हमारे साथ शेयर करने का। आपकी बात सुन के तो अब ये महसूस होता है, और मैंने बहुत से एक्स आर्मी ऑफिसर्स से भी बात की है इस बारे में, बांग्लादेश के 71 के वाकयात के बारे में। आज ये एहसास होता है बांग्लादेश की सूरत हाल देख के कि
ये 1971 के वाकयात के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की हुकूमत को एक दोबारा एक कमीशन बना लेना चाहिए, री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को री एग्जामिन करने के लिए भी कोई कमीशन कायम करना चाहिए कि इसमें क्या हकायक थे, ये किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, कितनी चीजें एग्जैजरेट हुई और उसका टारगेट कौन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और आप लोगों के देखने का। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।